तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ, ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो बढ़ते हैं आगे को। पृथ्वी पर जनसंख्या 600 करोड़ से भी अधिक है। इस आकार तक पहुंचने में जनसंख्या को शताब्दियों लगी हैं। आरंभिक कालों में विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। विगत कुछ सौ वर्षों के दौरान ही जनसंख्या आश्चर्यजनक दर से बढ़ी है। तो कुछ सौ वर्षों में ही जनसंख्या क्या हुई है, ज़्यादा बड़ी मात्रा में एकदम से बढ़ी है। पहले इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ा करती थी जनसंख्या, और पृथ्वी पर जो 600 करोड़ से अधिक जनसंख्या अभी के टाइम पर है। चित्र 2.3 जनसंख्या वृद्धि की कहानी बताता है। लगभग 8,000 से 12,000 वर्ष पूर्व कृषि के उद्भव व आरंभ के पश्चात जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था। मोटे तौर पर 80 लाख। ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बढ़ने विश्व व्यापार में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए मंच तैयार किया। तो जनसंख्या बढ़ने के लिए जो विश्व व्यापार है वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। 1750 1750 ईस्वी के आसपास जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी इसके लिए जिम्मेदार है। विश्व की जनसंख्या अ, विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के पश्चात विश्व जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई। अब तक प्राप्त प्रौद्योगिकी प्रगति ने जन्म दर को घटाने में सहायता की तथा त्वरित जनसंख्या वृद्धि के लिए मंच तैयार किए। तो जो प्रौद्योगिकी मंच है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसकी वजह से और औद्योगिक क्रांति की वजह से विश्व जनसंख्या में क्या हुआ, विस्फोटक वृद्धि हुई। एकदम से पॉपुलेशन प्लस हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बॉक्स के अंदर देखते हैं, विज्ञान व प्रौद्योगिकी के किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता की। हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प पॉपुलेशन ग्रोथ। चलिए, मानवीय और प्राणी ऊर्जा के स्थान पर भाप इंजन प्रतिस्थापित हो गया, जिसने पवन और जल के लिए यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध कराई। इससे कृषिगत और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। तो जो भाप इंजन बने या रेल इंजन बने या किसी भी तरीके के अगर व्हीकल बन गए, तो उससे प्राणियों में जो ऊर्जा जो ज़्यादा मात्रा में लगती थी, लोग ज़्यादा मात्रा में काम करते थे, कम करने लगे, तो उनकी ज़िंदगी ज़्यादा चलने लगी और उसकी जगह मशीनों ने ले ली। तो ये भी बहुत हद तक पॉपुलेशन ग्रोथ करने के लिए जिम्मेदार है। महामारियों व अन्य संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, वैक्सीनेशन, चिकित्सा सुविधाएं, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा हो गया, में सुधार तथा स्वच्छता, क्लिनिटी ज़्यादा हो गई, ने पूरे विश्व में मृत्यु दरों को तीव्रता से घटाने में योगदान दिया। तो ये सब चीज़ें भी मृत्यु दर को कम करने में योगदान दे रही हैं। अब यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं, इसे जे कर्व बोलते हैं। जो जे कर्व होता है वो एक्चुअली में प्रोग्रेस के लिए मापा जाता है या प्लस के लिए मापा जाता है। तो पॉपुलेशन यहाँ पर बड़ी है वर्तमान से 12,000 वर्ष पूर्व। 12,000 पूर्व आप देख सकते हैं पॉपुलेशन का जो ये स्टैंडर्ड बनाया गया है, विश्व जनसंख्या अरबों में, तो 6 अरब से ज़्यादा अभी जनसंख्या है। तो यहाँ पर अभी जनसंख्या बहुत कम है, अरबों में नहीं है, कुछ लाखों में है। धीरे धीरे ये कर्व ऊपर की ओर जाता है और इस तरीके से यहाँ तक ये पहुँच जाता है 1650 प्रौद्योगिकी क्रांति के बाद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1830 में 1 अरब पॉपुलेशन है, फिर 1930 में 2 अरब पॉपुलेशन हो गई, 1960 में 3 अरब, 1975 में 4, 1987 में 5 और 1999 में 6 अरब, और वर्तमान में 7 अरब तक जनसंख्या
विश्व की मानी गई है या उससे ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। एक ये तथ्य है, फैक्ट है। अकेले 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है। प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। तो प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। ये विश्व की जनसंख्या के बारे में बात चल रही है, वर्ल्ड पॉपुलेशन। विश्व जनसंख्या के दोगुने होने की अवधि, डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। मानव जनसंख्या को प्रारंभिक 1 करोड़ होने में 10 लाख से भी अधिक वर्ष लग गए। तो पहली बार जब 1 करोड़ हुई मानव जनसंख्या, तो उसमें 10 लाख वर्ष से ज़्यादा समय लग गया या इतना टाइम लग गया। किंतु 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 अरब से 6 अरब होने में सिर्फ 12 वर्ष लग रहे हैं। 2.1 तालिका में ध्यानपूर्वक देखें, जो यह दर्शाती है कि विश्व जनसंख्या दोगुना होने की अवधि तेजी से घट रही है। तो विश्व जनसंख्या अब दोगुना होने की अवधि धीरे धीरे घट रही है। पहले बाढ़ आ जाती थी, महामारी फैलती थी, या ह्यूमन का काम बहुत होता था, उस वजह से जनसंख्या बहुत हद तक ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती थी। लेकिन अभी के टाइम पे जो जीवन शैली है वो सुलभ है, जिस वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे देखेंगे, विभिन्न प्रदेशों में उनकी जनसंख्या के दोगुना होने में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। तालिका 2.2 दर्शाता है कि विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या दोगुना करने में अधिक समय लेते हैं या ले रहे हैं। जनसंख्या की अधिकतर वृद्धि विकासशील विश्व में हो रही है, जहां जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ऐसा क्यों? तो विकासशील देश जो डेवलपिंग कंट्री हैं और विकसित देश, बात करें अगर विकासशील देशों की और विकसित देशों की, तो जो विकसित देश हैं यहाँ पर पॉपुलेशन कम है, क्योंकि विकासशील देशों में पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इसके पीछे कारण सबसे बड़ा एजुकेशन है, जागरूकता है, अवेयरनेस है, और भी कई सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्व की जनसंख्या दोगुना होने की अवधि जो है 10,000 ईसा पूर्व अगर आप देखेंगे तो 50 लाख थी। 1650 में 50 करोड़ हो गई अवधि, जिसमें जनसंख्या दोगुनी हुई तो 1500 वर्षों में। 1850 में 1 करोड़ 1 अरब हो गई, या 100 करोड़ 200 वर्षों में। फिर इस तरीके से आगे को बढ़ता रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में 1995 से सन 2000 तक। तो लाइबेरिया, सोमालिया, यमन, सऊदी अरब, ओमान, ये लगभग कुछ विकसित देश हैं, कुछ विकासशील देश हैं। तो उच्च जनसंख्या विकसित देशों में हुई है, और विकासशील देशों में विकासशील जो देश हैं विकासशील जो देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, वो ये हैं लाइबेरिया, सोमालिया, यमन, सऊदी अरब, ओमान। और जो विकसित हैं वो ये देश हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या निगेटिव में बढ़ी है, और यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा मात्रा में पॉजिटिव में बढ़ी है। जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रतिरूप, जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रतिरूपों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। स्पेशियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम होती है। तो विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि कम होती है, जैसा कि हमने यहाँ पर देख लिया है। इस क्षेत्र में अगर आप देखें तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, जो यहाँ पर फर्स्ट श्रेणी है ये विकासशील देशों की है, और ये विकसित देशों की है, जबकि यहाँ जनसंख्या का रेटिंग पॉइंट ये है और यहाँ पर पॉइंट ये है।
आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध है। जनसंख्या वृद्धि और दोनों में ऋणात्मक संबंध है। यद्यपि जनसंख्या परिवर्तन की वार्षिक दर 1.4% प्रति निम्न होती है, तालिका 2.3 वास्तव में ऐसा नहीं है। इस कारण तो 2.3 में दर्शाया गया है सारा। जब एक निम्न वार्षिक दर अन्य बड़ी जनसंख्या पर लागू होती है तो इससे जनसंख्या में विशाल परिवर्तन होगा। ठीक। यद्यपि वृद्धि दर निरंतर घटती रहे तो भी कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है। प्रसव के दौरान मृत्यु दर की भांति शिशु मृत्यु दर में भी वृद्धि हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव, तो इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि अपेक्षित है, फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि समस्याओं को उत्पन्न करती है। इनमें से संसाधनों का ह्रास सर्वाधिक गंभीर है। जनसंख्या का ह्रास भी चिंता का विषय है। यह इंगित करता है कि संसाधन जो पहले जनसंख्या का पोषण करते थे, अब उस जनसंख्या के पोषण में सक्षम नहीं रहे। HIV एड्स, तो HIV का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, याद कर लें। जैसी घातक महामारियों ने अफ्रीका, स्वतंत्र राष्ट्रों और राष्ट्रमंडल हैं, कॉमनवेल्थ इन इंडिपेंडेंट कंट्री CIS के कुछ भागों और एशिया में मृत्यु दर बढ़ा दी। तो कुछ महामारियां थी जिनकी वजह से मृत्यु दर बढ़ी और पॉपुलेशन घटी है, वरना विकासशील देशों में पॉपुलेशन हमेशा से बढ़ती रही है। औसत जीवन प्रत्याशा घटा है, इससे जनसंख्या वृद्धि धीमी हुई है। तो जनसंख्या वृद्धि कुछ हद तक इन कारणों से क्या हो गई है, धीमी हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। दोगुना होने की कहानी, 36 वर्ष लगेंगे। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 1.9% है। इस दर पर भारत की 1 अरब जनसंख्या 36 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। कुछ विकासशील राष्ट्रों की कुछ विकसित राष्ट्रों की अपनी जनसंख्या दोगुनी करने में 318 वर्ष लगेंगे, जबकि कुछ देशों में अभी भी दोगुनी होने के लक्षण दिखाई नहीं देते। तो कुछ राष्ट्रों में ज़्यादा लगेंगे, कुछ में भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। जनांगीय संक्रमण, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी कह सकते हैं। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। तो अभी की जनसंख्या जो है उसका वर्णन और भविष्य में वो जनसंख्या कितनी बढ़ सकती है, इन संभावनाओं को हम जनांगीय संक्रमण में रख सकते हैं। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर, अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है या होती है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जनांगीय चक्र के रूप में जाना जाता है। तो उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर है, फिर उसके बाद घट के निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर में आ जाते हैं, जिसे हम जनांगीय चक्र या डेमोग्राफिक साइकिल भी हम इसे कह सकते हैं। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करें। तो 3 अवस्थाओं वाला मॉडल दिया गया है, तो उसकी व्याख्या होगी। ग्रामीण खेतीहर, जो आपके रूरल एग्रियन हैं, और नगरीय औद्योगिक या अर्बन इंडस्ट्रियल हैं। जनांगीय संक्रमण की वजह से जो ग्रामीण होते हैं वो नगरों की ओर कुछ हद तक चले जाते हैं, जिससे यहाँ की जनसंख्या तो बढ़ जाती है परंतु यहाँ की जनसंख्या घट जाती है। आगे बढ़ते हैं।
जो यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, इसमें 3 अवस्थाएँ दी गई हैं, 1, 2 और 3। और 3 अवस्थाओं में जनसंख्या के बारे में बताया गया है। तो पहली अवस्था में उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर है। यहाँ पर उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, और यहाँ पर निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, 3 अवस्थाएँ हैं। तो इन अवस्थाओं में जो देश हैं, वो बांग्लादेश, वर्षा वनों व आदिवासी वाले देश जो हैं, वो आपकी पहली अवस्था में आते हैं। दूसरी अवस्था में पेरू, श्रीलंका, केन्या जैसे देश, कनाडा, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरी श्रेणी में आते हैं। जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत इसमें बताए गए हैं। तो जरा एक बार इसे पढ़ लेते हैं, फिर हम इसे समझेंगे। प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्यता होती है, क्योंकि लोग महामारी और भोजन के अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं, जहां बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं, उनके प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होते हैं। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। तो पहली अवस्था में जन्म दर भी ज़्यादा है और मृत्यु दर भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये पहली अवस्था है। इसमें महामारी फैल रही है, अशिक्षा है, भोजन की कम उपलब्धता है। तो इन देशों में बांग्लादेश और वर्षा वनों के आदिवासी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेंगे इस क्षेत्र को समझने के लिए। तो अब आगे को देखते हैं। द्वितीय अवस्था में के प्रारंभ में प्रजननशीलता उच्च बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। यह अवस्था घटती हुई मृत्यु दर के साथ आती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता में सुधार के साथ मातृता में कमी या मृत्यु दर में कमी है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाले शुद्ध योग उच्च होते हैं। तो इसमें जनसंख्या क्या होती है, बढ़ती ही है। तो ये दूसरी अवस्था है, इसमें जन्म दर बढ़ रहे हैं किन्हीं कारणों से, मृत्यु दर भी घट रही है इसमें। तो पेरू, श्रीलंका और केन्या इसके अंतर्गत आते हैं। अगला जो क्रम है, अगली अवस्था, अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मातृता दोनों अधिक होते हैं और जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है, इससे परिवर्तित होता है, परिप्रदर्शित होता है। तो तीसरी अवस्था क्या है, शिक्षित है, नगरों में निवास कर रही है और विचार पूर्वक परिवार का नियोजन होता है। तो ये कौन सी स्थिति है, तीसरी स्थिति है, जिसमें कनाडा, जापान और यूएसए जैसे विकसित देश हैं। और इसमें जन्म दर और मृत्यु दर कैसी रहती है, समान रहती है, बराबर रहती है। तो आगे बढ़ेंगे। इससे प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्य है और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है। वर्तमान में विभिन्न देश जनांकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। तो इन अवस्थाओं में से विभिन्न देश गुजर रहे हैं, जो अवस्थाएं अभी हमने देखी हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इनको देख लेते हैं एक बार। परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उनमें अंतराल रखना। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। प्रचार गर्भ निरोधक की सुगमता उपलब्ध बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साह उपाय, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण बहुत इसके लिए महत्वपूर्ण उपाय है। तो जनसंख्या से संबंधित एक कानून भी बनने वाला है शायद, तो बनना भी चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन बहुत हद तक बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत कारगर होती हैं जनसंख्या नियंत्रण के उपाय में। माल्थस जनसंख्या के सिद्धांत, तो इसमें जो ये डेट दी गई है ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रही है, तो इसे आप देखिएगा, मैं इसमें सही डेट बता देता हूँ आपको। माल्थस का जनसंख्या जो सिद्धांत है वो है 1798 का।
तो ये इसकी सही डेट है 1798, माल्थस ने सिद्धांत दिया था। तो इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं हम। 1798 माल्थस ने अपने सिद्धांत 1798 में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। तो माल्थस ये कहते हैं कि जनसंख्या और खाद्यान्न दो अलग अलग श्रेणियां हैं। जो जनसंख्या है वो गुणात्मक दृष्टि से आगे बढ़ेगी, गुणात्मक, जबकि जनसंख्या जो है वो धनात्मक दृष्टि से बढ़ेगी। अगर हम धनात्मक और गुणात्मक में अंतर समझना चाहें तो हम इसे आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इजिकल टू 2 टू जा 4 टू जा 8। जबकि धनात्मक दृष्टि से अगर हम देखें 2 प्लस 2 प्लस 2 2 2 2 6, तो खाद्यान्न हमारे कम हो जाएंगे और जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, जिस वजह से संसाधनों की कमी होगी और एक समय बाद कैसी स्थिति आ जाएगी, बीमारी, अकाल, युद्ध की स्थितियाँ आने लग जाएंगी, जो बहुत हद तक ठीक नहीं है। तो ये चैप्टर आप लोगों का अभी होता है समाप्त। अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे कल। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कुछ न कुछ लिखिएगा। थैंक यू।